दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। ये बात उस समय की है जब मैं बहुत छोटी थी। मेरी उम्र उस समय करीब 11-12 साल की थी और यह बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आज से करीब 30 साल पुरानी है। मेरा नाम मुस्कान है और उस समय मैं राजस्थान के ज़िले सूरौठ के एक छोटे से गांव में रहती थी। पुराने समय में सब लोग साथ में रहा करते थे। हमारा भी संयुक्त परिवार था। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी, उनके 4 बेटे, मेरे पापा को मिलाकर और उनकी 4 बहुएं और उन 4 बहुओं के 5-5 बच्चे। हमारी दादी की बेटी यानी मेरी बुआ 2 थीं। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ ये गर्मी के दिनों की है और यह घटना उस समय घटी जब हमारी बुआ भी गर्मी की छुट्टियों में हमारे यहाँ आ गई थी। मतलब कुल मिलाकर उस वक्त हमारे घर में 40-41 सदस्य थे। उस ज़माने में नौकर चाकर नहीं होते थे। घर की महिलाओं को ही सारा काम करना पड़ता था। मम्मी, चाची सब आपस में मिलकर ही काम करती थी। जून की गर्मी के आलम ये थे कि हैंडपंप भी जवाब दे जाते थे और ऐसा ही वाकया हमारे साथ हुआ। जब जून की तपती गर्मी में हमारे गांव के हैंडपंप और कुओं ने जवाब दे दिया, तब सारे गांव वालों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वह रास्ता था कि गांव से 4 किलोमीटर दूर एक नदी थी, वहां जाकर नदी से पानी लाया जाए। पर उस नदी में कोई भी पानी लेने नहीं जाता था और ना ही किसी की हिम्मत होती थी कि वह रामू के खेत के पास जाए। नदी के पास केवल रामू का ही खेत था। रामू एक किसान था और नदी के आसपास के 10 एकड़ की खेती सिर्फ रामू की ही थी। रामू के परिवार में रामू अपनी बीवी और 3 साल की बेटी नंदनी के साथ रहता था। उसके खेत के पास ना जाने का एक और कारण था। जिस रामू के बारे में मैं आपको बता रही हूँ उसकी मौत नदी में डूबने से हुई थी और यह बात मैंने अपनी दादी से सुनी थी, लेकिन मुझे रामू की मौत की सच्चाई नहीं पता थी। दरअसल यह घटना सुबह के समय 2 साल पहले घटी। उस समय रामू सुबह सुबह अपने खेत में पानी डाल रहा था। पानी डालने के बाद वह अपना पाइप नदी से निकालने के लिए उसने जैसे ही पाइप को पकड़ा, उसका ढलान पर से पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो वहाँ नदी में जा गिरा। रामू को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह नदी में डूब गया। शाम तक बात पूरे गांव में फैल गई। रामू का शाम को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसकी मौत के 15 दिन बाद ही अचानक उसकी बीवी और उसकी बेटी नंदनी अचानक से गायब हो गए, जो आज तक किसी को ना मिले। रामू अकाल मृत्यु ही काल के गाल में समा गया था, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी। वो गांव के लोगों को भी दिखी। यह बात मुझे मेरी दादी ने ही बताई थी। दादी मुझको भूत प्रेत, चुड़ैल, छलावा आदि की कहानियाँ सुनाया करती थी, तो उन्होंने मुझे रामू की भी सच्चाई बता दी। दादी ने यह भी कहा कि रामू का प्रेत उसके खेत
के पास ही दिखता था और यदि किसी आदमी को देख जाए तो उससे बीड़ी मांगता था और कुछ बताने की कोशिश करता था। फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता और कभी किसी औरत को दिख जाए तो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछता था, जिससे सभी गांव वालों में डर का माहौल बन गया था। दादी से रात में यह किस्से कहानी सुनकर सभी बच्चे डर जाते थे और तब से ही दिन और रात दोनों समय ही गांव वालों ने खेत की तरफ जाना ही छोड़ दिया। लेकिन इस समय सभी गांव वाले पानी की समस्या से जूझ रहे थे। तभी गांव के लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि रामू के खेत के तरफ पड़ने वाली नदी के पास सब लोग झुंड बनाकर जाएंगे, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। इससे आपस में डर कम रहेगा और पानी भी मिल जाएगा। जून की तपती धूप में हमारे घर में भी पानी नहीं था, तो हमारी दादी हम सारी लड़कियों को इकट्ठा कर अपने साथ नदी से पानी भरने के लिए ले गए और हम सबको हिदायत दी कि सब साथ में चलें और कोई भी पीछे ना देखे, क्योंकि दादी ने हमें बताया था कि चलते चलते जब पीछे से किसी की आवाज़ आए तो पीछे देखने से यह शक्तियाँ हम पर हावी हो सकती हैं। दादी की बात हमारे सर आंखों पर थी। हम सब बहनें पानी लाने के लिए नदी की ओर चलने लगी। खेत पहुंचने में ही हमें आधा घंटा लग गया। हम सब अपनी ही चाल में मस्त खेत को पार करते हुए नदी तक पहुंच गए। उस वक्त दोपहर के 11:15 बज रहे थे। वह नदी काफी मनमोहक थी और हम बचपन में पहली बार नदी की तरफ आए थे। तभी हमारी दादी पीछे से आई और उन्होंने हम सब बहनों को एक तरफ रुकने को कहा। हम सभी नदी के किनारे बैठ गए। हमारी दादी ने हम सबके घड़ों में पानी भर दिया और उन भरे मटकों को हमारे सर पर रख दिया। घड़े अपने सर पर रखकर हम सभी बहनें लाइन बनाकर चलने लगी और हमारे पीछे पीछे चलने लगी हमारी दादी। आपस में बात करते हुए हम घर की ओर आ रही थी। तभी हमें ऐसा लगा कि किसी ने आवाज़ दी, लेकिन हमारी दादी ने कहा था कभी भी खेत के रास्ते में पीछे से किसी ने भी आवाज़ लगाई तो पलटकर मत देखना। इसलिए हम में से किसी ने भी पीछे पलटकर नहीं देखा। तभी हमारे कानों में जोर से आवाज़ आई, कोई हमें बेटा बुला रहा था। हम सब तो डर के मारे थर थर काँपने लगे। हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि हम पीछे पलटकर देख लें। तभी हमारे बीच में 8वें नंबर की बहन, जिसकी उम्र 12 साल होगी, उसका नाम था रेशमी। रेशमी ने पीछे पलटकर देख लिया और वहाँ सर पे रखा घड़ा गिराते हुए अचानक से बेहोश हो गई। यह सब वाक़या देख हम सब बहनें डर के मारे रोने लगीं। तभी पीछे से दादी आई। हम सब ने रेशमी को धीरे धीरे होश में लाने की कोशिश करी, लेकिन रेशमी को होश नहीं आया। हम सब बहनें फिर से बिलख बिलख कर रोने लगी। हमारी दादी ने कहा, डरो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम सबसे पहले जाकर पापा और चाचा को बुला लाओ। हमारी सबसे बड़ी बहन भागकर घर पर गई और वहाँ से चाचा और पापा को ले आई। चाचा, पापा और गांव के आदमी भी दौड़कर हमारे पास खेत में आ गए और रेशमी को उठाकर घर ले गए। हमारे घर आते ही मम्मी, चाची, बुआ सब घबराने लगी। घर के बाकी छोटे बच्चों को भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रेशमी 3 घंटे तक बेहोश रही। उसे वैद्य को भी दिखाया गया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
तब हमारी दादी ने गांव के बेगा को बुला लिया। वह बेगा रेशमी पर झाड़ फूंक करने लगा और रेशमी को होश आ गया। बेगा को देख रेशमी जोर से चिल्लाने लगी, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी, सबको मार डालूंगी, सबका खून पी जाऊंगी। और वहाँ अजीब अजीब तरीके से आवाज़ निकालने लगती। एक 12 साल की लड़की कभी वह आदमी की आवाज़ में रोती तो कभी औरत की आवाज़ में गुस्सा करती। यह सब मंजर देखकर हम सभी गांव वाले डर गए। हमें डरा देख वह जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, आज तुम सब गांव वालों का अंत निकट है। ऐसा बोला और जोर जोर से चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो गई। तब बेगा ने हमें बताया रेशमी के शरीर पर 2 आत्माओं ने कब्जा कर लिया है और अभी इन्हें रेशमी के शरीर से निकाला नहीं जा सकता है। मैं कल सुबह आऊँगा, तब तक रेशमी के माथे पर ये भभूत का छिड़काव करते रहना और हाँ, इस बच्ची को बाकी बच्चों से दूर रखना। यह कहकर वह बाबा वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद रेशमी को होश आ गया। दादी ने भभूत छिड़क दी। भभूत पड़ने से ही वह फिर से बेहोश होने लगी। तभी चाचा और सबने मिलकर रेशमी को खटिया से बांध दिया, लेकिन वह बेहोशी में भी किसी के बस में नहीं आ रही थी। तब जाकर पापा और चाचा ने रेशमी को घर में ही एक कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। वह रात भर चीखती चिल्लाती रही। सुबह उसकी चीख बहुत भयानक हो गई। पापा भागते हुए बेगा को बुलाने चले गए। रेशमी की आवाज़ से सारा गांव फिर से इकट्ठा हो गया। आसपास के गांव में यह बात आग की तरह फैल गई थी। जब भूत प्रेत की बात आती है तो आसपास के गांव के लोग भी देखने आ जाते हैं। वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। यहाँ भी आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। गांव के बेगा ने जाकर रेशमी पर झाड़ा फूंक कर दी और उसने अपने थैले में हाथ डालकर एक डिब्बी निकाली और कुछ मंत्र बड़बड़ाए। उसने वह डिब्बी खोली और उसमें से सिंदूर निकालकर रेशमी के माथे पर लगा दिया। रेशमी अब झटपटाने लगी। बेगा ने जोर से पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? लेकिन रेशमी ने कुछ नहीं बोला। बेगा ने अभिमंत्रित माला रेशमी के गले में डाली। दर्द से बिलखती हुई रेशमी जोर जोर से रोने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले इस माला को निकालो, फिर बताऊंगी। बेगा ने माला रेशमी के गले से तो निकाल दी और फिर उससे पूछा, बता कौन है तू? रेशमी निढाल सी पड़ी जमीन पर ही लेट गई और बोली, मैं पास के गांव की एक औरत हूँ। मेरा नाम चंपा है। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मेरे पति को भी मेरे चरित्र पर शक था और उसी के चलते उन्होंने भी मुझे मारना पीटना चालू कर दिया। हम दोनों ने भागकर शादी करी थी। मेरे घर वालों ने भी मुझे स्वीकार नहीं किया। मेरे सास ससुर और पति यह सब मिलकर मेरे साथ मारपीट करते थे क्योंकि मैं दूसरी बिरादरी की थी। रोज़ रोज़ के झगड़े से मैं परेशान हो गई। मेरे पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए तंग आकर रात के समय मैंने नदी में कूदकर जान दे दी। तब से ही मेरी आत्मा नदी में भटक रही है। बेगा ने जोर जोर से चिल्लाया और बोला, क्या चाहती हो? वो आत्मा बोली, मुक्ति और इंसाफ। कैसे मिलेगी तुझे मुक्ति? बताओ मुझे। बताती हूँ। मैं घर में नहीं दिखी। तब मेरे ससुराल वाले मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। उन्हें मेरी लाश नदी में तैरती हुई दिखी।
वह घबरा और जेल जाने से बचने के लिए उन्होंने मेरी लाश को रामू के खेत में दफना दिया। रामू ने यह वाक्य देख लिया था, इसलिए मेरे घर वालों ने रामू को भी नदी में डुबाकर मार दिया, इसलिए वह भी भटक रहा है। उसकी भी इच्छा बाकी है, उसके बाद वह भी मुक्त होगा, लेकिन मेरी आत्मा बदले के लिए भटक रही है। मुझे इंसाफ चाहिए। बेगा ने बीच में ही कहा, तू सच कह रही है? ये मैं कैसे मान लूं? तभी पास ही के गांव का आदमी जो यह सब देखने आया था, वो भीड़ को चीरते हुए बाहर निकला और कहा, साहब यह सच बोल रही है, मैं इसके गांव का ही रहने वाला हूँ। जितनी बातें इस औरत ने बोली सब कुछ सच है, लेकिन यह मर गई है, यह इसके ससुराल वालों ने किसी को भी नहीं बताई और उन्होंने गांव वालों से कहा कि वो अपने मायके चली गई है और उसने दूसरी शादी कर ली। सच जानने के लिए गांव के कुछ लोगों को पास ही के गांव में भेजा गया और उस महिला प्रेत ने जो बात बताई थी वो बिल्कुल सच निकली। गांव वाले चंपा के ससुराल वालों को पकड़कर हमारे गांव ले आए। ससुराल वालों को देखकर चंपा गुस्से में आ गई और उन पर झपटी। यह देख बेगा ने बीच बचाव किया। चंपा किसी के बस में नहीं आ रही थी। बेगा ने चंपा पर भभूत छिड़ककर उसे परे कर दिया। तभी गांव वाले चंपा की बताई हुई जगह पर खुदाई की। वहां से एक कंकाल निकला। गांव वाले उसे यहाँ ले आए। सरपंच ने पुलिस को फोन कर दिया था। तब तक पुलिस भी आ गई और चंपा के ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया। चंपा का अब अंतिम संस्कार भी हो चुका था और वह बेगा के हाथ जोड़ते हुए रेशमी के शरीर से चली गई। रेशमी बेहोश हो गई, लेकिन अगले ही पल फिर से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेगा ने बोला, बता तेरी क्या इच्छा है? रामू ने कहा, मैं भी अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस लड़की का शरीर छोड़ दूंगा। तभी सरपंच बीच में बोल पड़ा, तुम्हारी मौत के 15 दिन बाद से ही तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी गायब है। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। बेगा ने कहा, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन तेरा परिवार नहीं मिला। अब तू इस लड़की को छोड़ दे। लेकिन रामू नहीं मानता है। तब बेगा ने उसे चेतावनी दी कि इस लड़की को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे कैद कर लूँगा। और जैसे ही बेगा ने अपने झोले में हाथ डाला, रामू का प्रेत रेशमी के शरीर से बाहर निकल जाता है और बेगा उसे अपने मंत्रोच्चारण से रोक लेता है और अपने झोले में से एक मर्तवान में कैद कर लेता है। जब रेशमी को होश आता है तो वह अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती है। यह देख सभी घर वाले खुश हो जाते हैं और बेगा का धन्यवाद करते हैं। रामू के प्रेत को बेगा अपने साथ ले जाता है। कुछ समय बाद गांव में पंचायत बुलाई जाती है। सरपंच साहब, गांव के सारे पंच और बेगा और गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। सरपंच साहब बोलते हैं कि पुलिस ने चंपा के ससुराल वालों से पूछताछ करी और पूछताछ से यह पता चला कि रामू का खेत हड़पने के लिए चंपा के सास ससुर ने रामू की लड़की और उसकी बीवी की भी हत्या कर दी थी और उनकी लाश को अपने घर के आंगन में दफना दिया। जब पुलिस ने चंपा के ससुराल के आंगन में जाकर खोजबीन करी तो वहां उसे 2 कंकाल मिले। गांव वालों ने उन 2 कंकालों का अंतिम संस्कार कर दिया। बेगा ने रामू के प्रेत को भी मुक्त कर दिया। चंपा के सास ससुर की अचानक ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिससे गांव वाले बहुत खुश हुए और गांव वालों को पता था कि यह सब
किसने किया है। अब पेगा ने गांव के पंडित की मदद से एक हवन रखा और उस हवन के माध्यम से उन तीनों आत्माओं को मुक्ति दिलाई।